गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। होप कि आपके पेपर अच्छे जा रहे होंगे यूपीएससी के। सो टुडे आई एम हेयर टू डिस्कस यूपीएससी मेंस पेपर। स्पेसिफिकली आज जो मैं डिस्कशन कराने जा रहा हूँ जीएस पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के रिगार्डिंग। तो देखा होगा आपने जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज बहुत ही ड्रास्टिक नेचर के, मतलब डायनेमिक नेचर के हैं, और ये एक मैसेज है यूपीएससी का आप लोगों के लिए कि तैयारी अच्छे लेवल की करिए। आप रट के नहीं करने वाले हैं पेपर। अब देखिए सारी चीजों को, पहले क्या था बीच का ट्रेंड कि करंट अफेयर्स का जिनका अच्छा होता था वो थोड़ा ओवरकम कर जा रहे थे, और अभी की सिचुएशन में क्या है कि ट्रेडिशनली मतलब जो स्टैटिक पार्ट है वो एंड लिंक्ड विथ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन का डिमांड है ना, तो आप समझ पा रहे होंगे क्या कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस नेचर रिक्वायर्स विच पर्टिकुलर एस्पेक्ट इनसाइड यू। समझ गए बात को? आपको एक पर्टिकुलर मेथड को फॉलो नहीं करना है, जबकि यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो एक स्टैंडर्ड मेथड है तैयारी को, है ना, तैयारी के लिए उसको फॉलो करिए तो आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। इसलिए मैंने बार बार बोला है कि सक्सेस नेवर नोज द शॉर्टकट, है ना। तो आप शॉर्टकट के थ्रू सक्सेस नहीं पा सकते हैं। रेदर इट रिक्वायर्स, आप हार्ड बोल लीजिए, लेकिन मैं कोलेबरेशन करता हूँ, एडवोकेसी करता हूँ इस बात की कि हार्डर एंड स्मार्टर। समझ गए बात? हार्डर इन द सेंस कि आप अगर 7 आवर्स से डे पढ़ते हैं डेली का, या 7 to 8 आवर्स से डेली का पढ़ते हैं, तो दैट शुड बी कंटिन्यू कि हाँ मुझे 8 घंटे पढ़ने हैं, तो आज हो कल हो, एंड हर दिन की यही बात। ऐसा नहीं क्या कि आप सप्ताह में 3-4 दिन पढ़ ली और कहानी खत्म हो गई। नो, फिर आपको वही टॉर्टवाइज और रैबिट की कहानी ध्यान रखना होगा कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आपको जो है 8 आवर्स से डे डेली का मेहनत करिए। क्वेश्चन का ऐसा नेचर आप देखिए, चलिए मैं एक और थोड़ा सा इलिब्रेशन करता हूँ यहाँ पे। जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस भी है ना, उनके भी क्वेश्चंस के नेचर को देखिए। अभी मैं जैसे 78 बीपीएससी का की वैकेंसी आने वाली है, ह्यूज वैकेंसी आएगी, लेकिन इस वैकेंसी को छोड़िए और इसके क्वेश्चंस को देखिए जो कि आपको मेंस के क्वेश्चंस हैं, है ना। क्या आप मेंस के क्वेश्चंस को अच्छे से लिखे बगैर पास कर लेंगे? नहीं। तो कहने का ये मतलब है कि ओवरऑल जो भी तैयारी है आपके, दैट रिक्वायर्स ए वेरी स्ट्रेटेजिक मेथड। आप जो भी रटे रटाए मेथड हैं, पुरानी चीजें हैं, उनको भूल जाइए, और जो अपने आप को डायनेमिक नेचर इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस डिमांड है ना, हर वो कुछ अपने आप के अंदर चेंजेस लाइए जो कि आपको पास करवा पाए, यानी मेंस में अच्छे से अच्छे मार्क्स। देखिए मेंस ही है आपका एक फ्रूटफुल चीज। मेंस में अच्छे मार्क्स आएंगे तभी जाके आपकी कुछ बात बन पाएगी, सो दैट की इंटरव्यू के चांसेस मिलेंगे। और मेंस के में अगर अच्छे मार्क्स इंश्योर कर लिया आपने, तो जस्ट मुस्कुराइए कि हाँ आपके फाइनल रिजल्ट आ सकते हैं, और आएगा, सर्टेनली आएगा। सो होलसेल और इन नटशेल वे मैं ये बोलूंगा कि आप तैयारी एक बेहतरीन लेवल पे करिए, एक डायनेमिक एस्पेक्ट को इंक्लूड करके करिए। क्वेश्चंस के जो चेंजिंग नेचर है, ट्रेंडिंग है, ट्रेंड्स हैं, उनको सेटअप करके देखिए। जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे उनके लिए अच्छा होगा इस बार का जो मेंस है ना। देखा होगा आपने लास्ट ईयर से भी पीटी के क्वेश्चंस का नेचर चेंज कर दिया गया। तो आप जो ये वेरिएशन है ना, तो दैट मीन्स कि आपको एग्जामिन किया जा रहा है क्वेश्चंस के डिमांड को लेकर के, है ना, आपकी तैयारी को। तो एक रटे रटाए मेथड पे मत करिए, मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है। चलिए विदाउट लैगिंग एनी टाइम मैं क्वेश्चन पे आ जाता हूँ सीधा। तो जो पहला क्वेश्चन है पेपर 2 में वो है अपना, एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटी विथ पर्टिकुलर रेफरेंस टू 1 इलेक्शन प्रिंसिपल्स। देखिए सारे लोग मेहनत करते हैं मेंस आंसर राइटिंग को लेकर के, और मेंस आंसर राइटिंग मैं तो ये बोलता हूं कि आप डेली आंसर राइटिंग करिए एक एक करके, है ना, सो दैट कि आपको ये एबिलिटी अपने में जनरेट करने की। क्वेश्चंस जो है, क्वेश्चंस देखा आपने, क्वेश्चंस फॉर्मुलेट हो जाना चाहिए क्या कि क्वेश्चन 150 मार्क्स के हैं, 250 के हैं, या फिर जिस भी कमीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें जो वर्ड लिमिट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपके दिमाग में क्या क्या फ्रेम हो गया क्वेश्चंस को पढ़ते के साथ ही। तो इतनी एबिलिटी तैयार कर लेनी है कि क्वेश्चंस को देखते के साथ समझ में आ जाना चाहिए कि व्हाट इज डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चंस मिले जब हम शुरुआत करते हैं, तो क्वेश्चंस के क्रक्स को, एक होता है टैलेंट, तो टैलेंट वाले क्वेश्चंस या पार्ट यहाँ पे क्या है, एग्जामिन। तो एग्जामिन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एग्जामिन लेट्स टू माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, उसकी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करनी है। माइक्रोस्कोपिक मतलब सब समझ पा रहे हैं, सूक्ष्म तरीकों से। अभी मैं आता हूं कैसे करना है इसके अंदर में, या किस एस्पेक्ट को होल्ड करना है। तो बेसिकली एनालिसिस है और माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस है।
तो उसके बाद है जैसे क्रक्स वर्ड को ढूंढिए, एग्जामिन हो गया, उसके बाद द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, तो यहाँ पे क्रक्स वर्ड क्या हो गया आपके पास, नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। और क्रक्स वर्ड में आगे देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटी, तो यानी सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटी एक क्रक्स वर्ड हो गया। क्रक्स वर्ड को इसलिए आइडेंटिफाई करिए कि योर आंसर मस्ट बी विद इन दैट रेस्पेक्ट, यानी कि वो आपके आंसर में इन पॉइंट्स के रिगार्डिंग पॉइंट्स हो, इस सारे टॉपिक के रिगार्डिंग पॉइंट्स होने ही चाहिए, चाहे आप उसको हेडिंग से नोटिफाई करिए या जिस भी तरीके से। तो ये सारी चीजें विथ, अब आगे जाइए क्रक्स वर्ड में क्या है, पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन इलेक्शन प्रिंसिपल, यानी कि क्रक्स वर्ड में मैं फिर से बोल रहा हूं, एग्जामिन को छोड़ दीजिए, टैलेंट पार्ट है, नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एक ये हो गया, सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटी एक ये हो गया, पर्टिकुलर रेफरेंस वन इलेक्शन प्रिंसिपल। तो ये 3 क्रक्स वर्ड पे आपका ये एग्जाम मतलब क्वेश्चन है। तो बेसिकली आपने देखा होगा कि जब बहुत दिन से ये वन इलेक्शन वन नेशन के रिगार्डिंग, वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग, यानी कि ONOE के रिगार्डिंग बातें चल रही है। अभी कुछ टाइम पहले, जस्ट 2-3 दिन पहले कैबिनेट ने भी अप्रूवल कर दिया इसको। तो अब बात ये समझना है कि क्वेश्चंस के डिमांड में क्या है, यानी माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस करनी है आपको ये सारे क्रक्स वर्ड की। तो नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स में क्या है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग, जो अपने यहाँ डेमोक्रेटिक मैकेनिज्म को सस्टेन करने के लिए जो एजेंसी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो उसका वर्क है इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिंग इलेक्शंस, अब उसी के रिगार्डिंग इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की बात करिए कि हाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जैसे डायनेमिक नेचर को अडॉप्ट करते हुए अब ये बात आई क्या कि हाँ ठीक है, तो आपको ये बतलाना पड़ेगा ना क्या कि व्हाई देयर इज डिमांड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन, है ना, सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ वन नेशन वन, डिमांड के बारे में बात कर लिए कि इंडिया के अंदर में पर्टिकुलरली ये डिमांड क्यों रेज किया गया। आज मैं डिस्कस कर रहा हूं सिर्फ आपको जो पॉइंट्स देखने हैं उसके बारे में, है ना, यानी कि बैकग्राउंड या फिर डिमांड फॉर वन नेशन वन इलेक्शन, एक तो ये हो गया। आगे देखिएगा उसमें सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटी, सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटी यानी कि किस किस कमिटी ने इसको रेफर किया। जैसे डिमांड में आपको ये देखिए, द हिंदू ने भी इसीलिए बोला जाता है कि पेपर को आपको पढ़ना है, और स्पेसिफिकली हिंदू, जो द हिंदू के बारे में बोला जाता है कि स्टैंडर्ड है, और सारे इसमें मैं देख पा रहा था क्या कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि डायरेक्ट मतलब आपको एडिटोरियल से पूछा गया है ना लगातार, इसीलिए पेपर को मिस करके आप सिविल तो नहीं निकाल सकते हैं, ये आप लिख लीजिए, है ना, अपने हो सके तो अपने क्वेश्चन के अपने कॉपी के फर्स्ट पेज पे ही लिख लीजिए कि पेपर को पढ़े बगैर यूपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस का एग्जाम मुश्किल है ना। तो आप ये क्यों नहीं कर लेते हैं क्या कि हाँ 1 घंटा जो है, क्योंकि वेरियस आपका मल्टीफोल्ड बेनिफिट मिलेगा, दैट्स व्हाई डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आर्टिकल से डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो इस वजह से आप जो है पेपर को स्किप मत करिए। 2 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट अभी मैं देख पा रहा था क्या कि जो आपका ये क्वेश्चंस हो सकता है बहुतों के लिए टफ लग रहा हो क्या कि सबऑर्डिनेशन रोल ऑफ पार्लियामेंट, है ना, पार्लियामेंट का सबऑर्डिनेशन रोल है विद रेफरेंस टू क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, अभी इसको देखते हैं आगे कैबिनेट सिस्टम के रेफरेंस में, है ना। तो पहले तो हम लोग इस पे आ जाते हैं, एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटी। तो ONE के रिगार्डिंग जब आप डिमांड के बारे में एनालाइज करते हैं कि डिमांड क्यों है ना, डिमांड क्यों है, फिर उसके बाद आप जो है कि सजेशन या सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटी में क्या देखेंगे आप कि आप जो है लॉ कमीशन का 178 रिपोर्ट का रेफरेंस ले लीजिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी इसके रिकमेंडेशन की बात की, उसके बाद जो है अभी जो हाई लेवल पैनल कंस्टिट्यूट की गई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद साहब के भी, उसका भी आप रेफरेंस ले लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है वोटर्स के मूड के बारे में बतला दीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इसमें टैकल करने होते हैं, ठीक है। तो आपने वो कमेटी के बारे में बतला दिया, अब है कि वही सारी चीजें विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल्स। तो यानी कि वो जब आप मेंशन कर रहे होते हैं कि हाँ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की क्या जरूरत है, आप जो है 1-2 पॉइंट्स इन जनरल बतलाइए और पर्टिकुलरली आप वन इलेक्शन के बारे में बात करने लगिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग बातें करिए। जैसे कि मान लीजिए ठीक है डायनेमिकली हम लोग आ रहे हैं, जैसे कि दिनेश गोस्वामी कमेटी का रेफरेंस ले लीजिए, वहां पे उन्होंने इसके मतलब वन इलेक्शन के रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला था, लेकिन है ना, फिर उसके बाद आप क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के बारे में रेफरेंस ले लीजिए, है ना। फिर उसके बाद जो है स्पेसिफिकली नीति आयोग का है ना रेफरेंस 2018 में शायद उन्होंने बोला, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में रेफरेंस ले लीजिए कि उनका है, और फिर आपका ये न्यूली कंस्टिट्यूटेड जो कमीशन है उसके बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चंस अब है एग्जामिन ना, एग्जामिन में आपको ये भी बतलाना पड़ेगा कि व्हाई दिस शुड बी दिस इज नीड ऑफ द आवर, कि वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग ये जरूरत क्यों है हमें। तो यानी कि एडवांटेज बतलाएंगे ना आप कि हाँ कॉस्ट इफेक्टिव है, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है इसके अंदर में, है ना। तो ये सारी चीजें हैं,
मतलब आप अभी देखेंगे कि पेपर में ही ये चीज था क्या कि जो डाटा है मतलब इलेक्शन एक्सपेंडिचर को लिखेंगे कि अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हेल्ड नहीं हो पा रहे तो अप टू मतलब उसमें है फिगर्स हैं। एक्चुअली मैंने भी जो अपनी क्लास होती है यहाँ पे उसमें भी डायरेक्ट ये चीज दिया था, और जो पीडीएफ आपको अवेल करवाया गया उसमें क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सारे के सारे एस्पेक्ट हैं। समझ गए बात को? तो इसीलिए क्वेश्चंस को पढ़िए अच्छे से और उसमें जो चीजें हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर करिए। अब हम लोग आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे। एक्सप्लेन द डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल्स, है ना, वेदर दे इंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। ये भी आपको 150 वर्ड्स में है। तो चलिए इसको हम लोग टैकल करते हैं कि ये क्वेश्चंस क्या है पूछने का। चलिए मैं थोड़ा पेन यूज कर लेता हूं कि आपको बता देता हूं कि क्वेश्चंस में आपको क्या था। जैसे पहले वाले को ही ले तो नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, है ना, तो आप ये टॉपिक दे दीजिए आपने। हाँ, सबसे पहले तो चलिए कि हम लोग कैसे क्वेश्चंस को लिखते हैं। तो आंसर राइटिंग में कोई भी क्वेश्चंस है उसके आंसर राइटिंग में 3 पार्ट्स होते हैं, है ना, एक एक बेसिक लेवल से 3 पार्ट्स में आप देख लेंगे। इंट्रोडक्शन होता है जो कि फर्स्ट पार्ट है, शॉर्ट लिख रहा हूं, फिर मेन बॉडी होती है ना, मेन बॉडी हो गई, और फिर दूसरे अपने पास कंक्लूजन हो गई, है ना। तो ध्यान में ये रखना है कि 3 कंपोनेंट हैं किसी भी आंसर के। तो इंट्रोडक्शन में आपको बेसिकली जितने भी वर्ड लिमिट है उसके 10 to 12% कंज्यूम करने हैं। मेन बॉडी में आपको जितने रिमेनिंग आएंगे यहाँ पे, और कंक्लूजन में भी आपका क्या है कि 10 to 12%, यानी इंट्रोडक्शन में आपके 10 to 12% ऑफ द टोटल वर्ड लिमिट फॉर दैट क्वेश्चन, और ये इसमें भी आपको 10 से 12%, और यहाँ पे ये जितने बच गए आप यहाँ पे दीजिए। अब देखिए इंट्रोडक्शन, हम बेहतरीन इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, तो 2 एस्पेक्ट में हमेशा सजेस्ट करता हूं। एक, जब आपकी राइटिंग पे पकड़ हो जाएगी ना, क्वेश्चंस पे पकड़ हो जाएगा, तो क्वेश्चंस के जितने भी पार्ट्स है ना, क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स है उस पार्ट का क्रक्स, है ना, क्रक्स ऑफ ऑल पार्ट्स, आपको कुछ ना कुछ नजर आएगा क्या कि हाँ क्वेश्चंस किस रिलेशन में है। और अगर आप शुरुआत है नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करिए, उस क्वेश्चन का सेंट्रल थीम को पकड़िए और उसके रिगार्डिंग इंट्रोडक्शन में लिख दीजिए। 2 चीजों पे ध्यान रखिएगा। इंट्रोडक्शन अगर आपकी पकड़ डेप्थ बनती चली जाएगी क्वेश्चंस पे, तो आपको क्या करना है, क्या कि क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं ना, आपको मैंने पहले ही बोला था क्या कि प्रीरिक्विजिट है, ये प्रीरिक्विजिट कंडीशन है किसी भी क्वेश्चंस को लिखने के लिए। उसमें आपको ये करना है कि क्वेश्चन का फ्रेगमेंटेशन सीखिए। क्वेश्चन का फ्रेगमेंटेशन सीखेंगे तभी आप क्रक्स पार्ट पे भी जाएंगे। क्वेश्चन जब शुरुआत करते हैं ना राइटिंग की, तो 2-3 चीजों पे बेसिक ध्यान देना है। आपको क्वेश्चन के पार्ट्स बनाने सीखने होते हैं, है ना, और दूसरी बात उन गिवन पार्ट्स में क्रक्स टर्म्स को ढूंढने हैं ना, क्रक्स को ढूंढने हैं जिसके अराउंड आपके डिस्कशन होने वाला है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपका इन्हीं 2 चीजों पे होता है। ये हो गई आपकी टॉप मोस्ट क्वालिटी, यानी कि जितने भी पार्ट्स आप हैं उस क्वेश्चन के उसका क्रक्स लिखिए, और अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो वो क्वेश्चन का जो सेंट्रल थीम है उसके बारे में लिखिए। एक तो ये इंट्रोडक्शन हो गया, वर्ड लिमिट इतने देने हैं आपको। कंक्लूजन में क्या होता है, कि कंक्लूजन में यहाँ पे ध्यान में रखना होगा आपको कि इट मस्ट बी डायनेमिक, है ना, डायनेमिक होता है, प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा, यानी कि आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट तो कुछ नहीं लिखेंगे ना, अगेंस्ट द गवर्नमेंट तो कुछ नहीं लिखेंगे, यानी प्रो गवर्नमेंट लिखेंगे। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्सपर्टीज व्यू ये लेके चलना होता है कि जैसे 1 इलेक्शन के बारे में ये क्वेश्चन है ना, तो क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1 इलेक्शन को इंप्लीमेंट कर दिया, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1 इलेक्शन को बिल्कुल से रिजेक्ट कर दिया। तो आपको देखना पड़ेगा कि उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के रिगार्डिंग स्टैंड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ गए? जैसे अगर मैं बात करूं 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में, तो 1 नेशन 1 इलेक्शन दैट इट सीम्स दैट कि गवर्नमेंट इज इन ए मूड टू अडॉप्ट दिस सिस्टम। समझ गए? तो आपको अपने कंक्लूजन को उसी हिसाब से रखना पड़ेगा। देख पा रहे हैं ना, अभी थोड़े दिन पहले कैबिनेट ने भी अप्रूवल कर दिया। ध्यान रखिएगा कैबिनेट का अप्रूवल इसको मिल चुका है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं क्वेश्चंस का नेचर जैसे चेंज हो जाएगा। जैसे अफस्पा के बारे में आपने सुना होगा, अफस्पा दैट प्रोवाइड्स इमेंस पावर टू द आर्म पर्सनल। इसके रिगार्डिंग भी 2 चीजें निकल के आती है, क्या अफस्पा को कंटिन्यू करना चाहिए या इसको रिपील कर देना चाहिए। समझ गए? तो क्वेश्चन अगर इसके अराउंड होता है तो क्या करते हैं हम, तो इसीलिए मैंने बोला कि कंक्लूजन आपका सेंसिटिव टॉपिक हो जाता है। यहां पे आपको निकल के आएगा क्या कि विद इन दैट क्वेश्चन, या फिर हम उसके लिए वे फॉरवर्ड का अरेंजमेंट करते हैं। वे फॉरवर्ड को लिखेंगे कि ठीक है, जब तक अडॉप्ट नहीं हो पा रहा है तब तक के लिए तो हम बाकी जो एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म है उसके एफिशिएंट होने की बात करेंगे, स्मूथ फंक्शनिंग की बात करेंगे, है ना, या फिर ये दिखाने की कोशिश करेंगे क्या कि हाँ क्या है इसके अंदर में, मतलब इसको जो है, मतलब दैट योर कंक्लूजन
मस्ट हैव एसेंस ऑफ कि वो क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट का क्या स्टैंड पॉइंट है। क्लियर है ना? यानी कि क्या गवर्नमेंट का ये मेजर क्लियर है कि उसको अडॉप्ट करना है, या कमिटी अगर कंस्टिट्यूट की गई है तो कमिटी ने क्या अपना ग्रीन सिग्नल दे दिया उसको, या गवर्नमेंट के पास भी कुछ कंफ्यूजन है उसको लेकर के, तो हमारा कंक्लूजन भी उसी टाइप से उसके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन अगर प्रो गवर्नमेंट टाइप है, क्वेश्चन अगर प्रो कॉन्स्टिट्यूशनल टाइप है, जैसे कि सोशल जस्टिस का क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, अगर पूछ लिया जाता है तो वहां पे आप ये नहीं ना बोलेंगे क्या कि हाँ ठीक है सोशल जस्टिस पे जब आएगा लॉज तब आएगा, तब तक के लिए आपको जो है जो एग्जिस्टिंग नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। तो आपका यहाँ पे ये स्टैंड गलत हो जाएगा, दैट कि इट इज नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नीड ऑफ द गुड गवर्नेंस, और मतलब जो भी नॉर्म्स है एसडीजी के, तो वो दैट एडवोकेट्स फॉर द थिंग ना कि हाँ सोशल जस्टिस के नॉर्म। इसमें आप वेट थोड़ी करेंगे क्या कि हाँ किसी पर्टिकुलर सेक्शंस के वेलफेयर के लिए, हम अगर मान लीजिए रिजर्वेशन प्रोवाइड करने की बात होती है तो गवर्नमेंट का टेम्परामेंट देखा जाएगा, गवर्नमेंट क्या चाह रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये बोला जा रहा है कि वेरियस मेजर्स फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ वीकर सेक्शन, rather that the question is centered around कि पर्टिकुलर पॉलिसी को इनिशिएट करना चाहिए ना, पॉलिसी इनिशिएशन की बात की जा रही है, तो उसमें आपको वेट क्यों करना है ना, उस पॉलिसी के जल्दी इंप्लीमेंटेशन की बात करिए। तो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन भी किस टाइप का पूछा गया। क्लियर? अब उसके बाद क्या आ जाता है कि मेन बॉडी। तो मेन बॉडी में जब आप करते हैं, अभी मैंने बोला कि पार्टीशन या फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं, तो मेन बॉडी जब भी हम लोग लिखते हैं ना, तो जो आपने पार्ट्स बनाए हुए हैं और जो आपने क्रक्स वर्ड ढूंढा है ना, तो पार्ट्स और क्रक्स वर्ड्स को या क्रक्स टर्म्स को सिंक्रोनाइज करते हुए आप हेडिंग बनाइए। ठीक है? दिस हेडिंग मस्ट बी सपोर्टेड बाय वेरियस रैशनल पॉइंट्स। आप जितना रैशनल लिखेंगे, जितना साइंटिफिक होकर लिखेंगे, मार्क्स का इनहेंसमेंट उतना ही होगा। ध्यान रखिएगा, वेग लिखेंगे, अगर क्वेश्चन पढ़ के आपको अगर और आपने तैयारी की है, खुद ही आपको पता चल जाएगा कि आपका ये आंसर वेग है या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं? आप खुद भी गेस कर सकते हैं। तो डिपेंड कब होगा, मतलब मैटर क्या करता है कि आपने कितनी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है। समझ गए? तो डिफरेंट पार्ट्स बनाएंगे, उसी के रिगार्डिंग पॉइंट्स देते चलेंगे अपने सपोर्ट में। जहां जरूरत पड़ेगी डायग्राम बनाइए, जहां जरूरत पड़ेगी एग्जाम्पल्स लिखिए। ठीक है? एक चीज मैं और ध्यान दिलाता हूं आपको कि जब भी आप मान लीजिए इमेज वगैरह डालते हैं, डायग्राम डालते हैं, तो उसकी बॉक्सिंग कर दिया करिए स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में। जस्ट रेफर ए गवर्नमेंट्स रिपोर्ट, है ना, आप वहां पे देखिएगा जो भी स्टैंडर्ड प्रैक्टिस की हुई वहां पे ना, आप वो सारे स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को अडॉप्ट करिए। मान लीजिए आपने ये पॉइंट्स ये लिखा है ना, पॉइंट्स फॉर्म में लिखा दिस, अब यहाँ पे है कि आपको इमेज बनाना है, तो योर क्वेश्चन, योर आंसर मस्ट बी सपोर्टेड बाय दिस टाइप ऑफ डायग्राम। उसको डायग्राम बना करके आप बॉक्सिंग कर दीजिए। एंड व्हाट डज दिस फिगर डिपिक्ट्स, ये क्या बोल रहा है फिगर, क्या बताना चाह रहा है, तो उसको इस टाइप से फिगर लिख करके बतला दीजिए क्या बोल रहा है इमेज। यानी कि जितना स्टैंडर्ड प्रैक्टिस करेंगे, आप मान लीजिए सपोज पेनिनसुलर इंडिया के बारे में पोस्ट ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पेनिनसुलर इंडिया में सपोज पूछा जा रहा है केरला के बारे में कोई क्वेश्चन, तो अभी जैसे उसकी छोड़ दीजिए ज्योग्राफी की बात, अगर हम केरला के नाम केरलम में चेंज होने की ही बात करेंगे, तो आप अच्छा होगा ना क्या कि हाँ ठीक है लिखिए और केरला की पोजीशन को बतला दीजिए। तो उसके लिए इस टाइप के डायग्राम को बता दीजिए और यहाँ पे फिगर या इमेज लिख करके दे दीजिए कि मतलब इमेज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया रिवीलिंग केरला या केरला इन पेनिनसुलर इंडिया, कुछ भी ऐसा जो कि एग्जामिनर को क्लियर हो जाए कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं। समझ गए बात? तो इसीलिए तो ये सारा अपना एक एस्पेक्ट होता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए कि आपको क्या लिखा जाना चाहिए क्वेश्चन के अंदर में, है ना। जब आप एक ओवरऑल वे में करते हैं ना, तो आपको कंटेंट भी उसी हिसाब से मिलने शुरू हो जाते हैं। पेपर की यूटिलिटी भी आपको उसी हिसाब से समझ में आने लगती है कि पेपर मुझे किस हिसाब से पढ़ना है, कौन सा कंटेंट को कहां पे यूज करना है। समझ पा रहे हैं? तो ईच एंड एवरीथिंग इज एस्पेक्ट व्हाइल यू प्रिपेयर फॉर द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली when it comes for the when it matters for the मेंस एग्जामिनेशन, क्योंकि यही वो चीज है ना जो कि आपको पास होने के रास्ते बतलाएगा, जो कि आपको रैंक सिक्योर करने के रास्ते बतलाएगा। जितना लिखेंगे उतना आपकी राइटिंग अच्छी होगी, उतना आप मेंस के करीब आएंगे, उतना आप फाइनल रिजल्ट के करीब आएंगे। So now it's time for question number 2, that is कि explain the distinguish between लोक अदालत and arbitrational tribunals, है ना, whether they entertain civil as well as criminal cases। 150 वर्ड्स में देने हैं आपको। तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए क्या है, इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे। मैं एक कोई भी क्वेश्चन का मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। सपोज यही क्वेश्चन है, इसी का
आपको इंट्रोडक्शन, जो कि एक ओवरऑल डिस्कशन करा देता हूं। इंट्रोडक्शन सपोज इसी क्वेश्चन का आप लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में क्या लिख सकते हैं, इस सारी चीजों को समझते हुए मैंने क्या बोला, क्वेश्चंस के पार्ट बनाना सीखिए। क्वेश्चंस के पार्ट में क्या देखेंगे, डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल्स, है ना, वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। तो दो पार्ट्स हो गए क्लियरली ना, कि लोक अदालत और आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल क्या है, और वो क्वेश्चंस उसके केसेस के बारे में पूछा गया है कि क्या वो किस टाइप के केसेस करते हैं, क्या दोनों करते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पे बढ़िया बढ़िया इंट्रोडक्शन क्या हो सकता है। तो मेरे ख्याल से आप ये, हाँ, एक चीज का और ध्यान रखिएगा, चाहे मैं हूं या कोई और भी है, अगर वो ये बोलते हैं दिस इज द परफेक्ट आंसर, तो मैं आपको क्लियर करा दूं, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं होता। इवन मैं अगर दूसरे टाइम आपको बतलाऊं, मैं अगर दूसरे, तो लैंग्वेज उसकी चेंज मिले, लैंग्वेज इन द सेंस कि कोर आइडियाज तो वही होंगे ना, बट हो सकता है कुछ एक चीजें पहले हो, आगे हो, इंट्रोडक्शन और बेहतर मिले, थोड़ा कमतर मिले, समझ गए बात। तो इसलिए नेवर गो कि एक परफेक्ट आंसर होगा, बस एक चीज परफेक्शन है, आपकी तैयारी है ना। आप जितना लिखेंगे उतना ही राइटिंग आपकी कंप्लीट होती जाएगी, उतना ही क्वेश्चंस को देखते के साथ इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए वो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चंस को देखते के साथ समझ में आ जाएगा कि आप इसमें क्या पॉइंट, मतलब हेडिंग क्या बनेगा, उस हेडिंग के सपोर्ट में क्या पॉइंट्स जाएंगे। क्लियर है। तो यहां पे मान लीजिए मैं इस क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन की बात करता हूं, तो इंट्रोडक्शन में क्या देखेंगे आप कि तीन चीजें हैं, आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल, लोक अदालत, है ना, डिस्टिंग्विश करना है, केसेस के नेचर के बारे में पूछा गया। तो इसमें हम मेरे ख्याल से ये लिख सकते हैं कि ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस, यहां से मैं शुरुआत कर सकता हूं, ड्यू टू पेंडेंसी ऑफ केसेस या ओवर स्ट्रेस्ड बर्डन ऑन द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, देयर इज नीड ऑफ द आवर टू इंट्रोड्यूस एडीआर मैकेनिज्म, टू इनहेंस एडीआर मैकेनिज्म इन द कंट्री। समझ में पढ़ा होगा आपने। तो यानी कि ड्यू टू ओवर स्ट्रेस्ड या ओवर बर्डन ऑन द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, देयर इज नीड टू इनहेंस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म मैंने क्यों इंट्रोड्यूस किया, आप देखिए हमारे पास क्या है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के दो में, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के दो डायमेंशन, ठीक है। दो डायमेंशन में अपने पास एक है ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम और दूसरा है अपने पास अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। समझिएगा कंसेप्ट वाइज। तो ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम में क्या देखते हैं आप, इंडियन जुडिशियल सिस्टम का मैकेनिज्म फॉलो करते होंगे। तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम में आपने देखा होगा पिरामिडिकल शेप है ना, सुप्रीम कोर्ट का हो गया, हाई कोर्ट का हो गया और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ये है। अब यहाँ पे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में क्या देखा होगा आपने, ये वर्ड सुना होगा, आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन सुना होगा, मीडिएशन सुना होगा, नेगोशिएशन सुना होगा, लोक अदालत के बारे में सुना होगा, है ना, लोक अदालत के बारे में सुना होगा। तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पे देखिएगा। ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम हो गया, लोक अदालत हो गया, आर्बिट्रेशन वगैरह के बारे में स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है। तो आपके बैकग्राउंड में, जहन में ये चीजें ध्यान में होनी चाहिए कि क्या है। उसके बाद ये क्या लिख रहे हैं, ड्यू टू ओवरबर्डन या ओवर स्ट्रेस ऑन द ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम, इट इज need of the hour to make efficient character of alternative dispute resolution mechanism. It is in this respect arbitration and lok adalat system has been introduced in the country. यही है ना क्वेश्चंस। तो आपने दोनों को ले आया and these are applicable for the dispute having amicable that requires amicable justice. समझ गए बात को। तो यानी कि चीजें क्लियर हो रही है ना क्या, कि हाँ अब इसी को आपने इंट्रोडक्शन में लिया, एग्जाम में पढ़ेगा, मजा आ जाएगा उसको। और फिर तो इसमें क्या है ना कि एग्जामिनर को बांध के रखना है आपको। तो मैंने पहले ही बोला क्या कि जब आप जितना लिखेंगे ना उतनी ही चीजें आपसे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखने के बाद मैंने क्या बोला, मेन बॉडी पे आ जाते हैं। मेन बॉडी में क्या है हमारे पास, इसी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग। तो सिंपल यहाँ पे एक्सप्लेन है। तो एक्सप्लेन का मतलब क्या होता है कि आपको जो प्रोविजंस दिए गए हैं ना, जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसको आप इलोबरेट करिए कैसे, है ना। डिस्टिंग्विश बिटवीन लोक अदालत एंड आर्बिट्रेशनल ट्रिब्यूनल। तो यहाँ पे चीजें देखिए, यही एडीआर मैकेनिज्म, यानी ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के बारे में कोई बात नहीं की जा रही है, एडीआर मैकेनिज्म। हाँ, आपने ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम को इंट्रोडक्शन में इंट्रोड्यूस किया हुआ है ना, तो यानी कि क्यों कर रहे हैं वो भी चीजें क्लियर हो जा रही है। तो यहां पे देखिएगा कि आपको पहले जब कंटेंट आप तैयार कर रहे थे तो आपको पता होगा कि यही जो पेंडेंसी ऑफ केसेस, हाँ यहाँ पे एक चीज का और डिफरेंस देखिए, इन दोनों में क्या है थोड़ा मैं बतला भी देता हूँ। ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम में क्या होता है ना कि दे फॉलो द सीपीसी, है ना, जो आपने सुना होगा, दे फॉलो द मैकेनिज्म ऑफ भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यानी कि ये सारे जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसको फॉलो कर रहे हैं, है ना। और दूसरी बात, मतलब ये जो अपने क्राइम सिनेरियो आर डिसाइडेड बाय दिस थ्री लॉ, जो कि न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं, इंप्लीमेंट हुए हैं, एक्चुअली इंट्रोड्यूस तो हुए थे,
लास्ट ईयर लॉज बना दिए गए थे। अब उसके बाद क्या है, इसके अंदर में आपने क्या देखा, ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम के अंदर में जो सिविल प्रोसीजर कोड है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वगैरह के नॉर्म्स हैं, वो एप्लीकेबल होते हैं यानी जुडिशियल प्रोसेस के थ्रू। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जजमेंट आते हैं, और यहाँ पे क्या है, और ये सिस्टम के थ्रू होता है मैकेनिज्म। और यहाँ पे क्या है कि दे डू नॉट फॉलो द सिविल प्रोसीजर कोड 1908, समझ गए, सिविल प्रोसीजर कोड का फॉलोइंग नहीं, यहाँ पे फॉलो नहीं करते हैं, बट रदर क्या करते हैं, डिसीजंस आर, है ना, डिसीजंस आर टेकन, डिसीजंस आर बेस्ड ऑन नॉन जुडिशियल पर्सपेक्टिव, यानी कि इवन जो आर्बिट्रेटर होते हैं, जो दोनों का नेगोशिएशन करने, जो दोनों को डिसीजन डिलीवर कर रहे होते हैं, दे डोंट बिलोंग टू, कि हाँ जैसे लोक अदालत का ही देख लेंगे, नॉट नेसेसरली बिलोंगिंग टू कि हाँ जुडिशियल ऑफिसर ही होने चाहिए, अनलाइक दिस सिस्टम। यानी कि ये कौन सा प्रिंसिपल को फॉलो करता है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, समझ में आ रहा होगा आपको। यानी कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिंपली इज बेस्ड ऑन टेकिंग सेंसिटिव एंड रैशनल डिसीजंस बेस्ड ऑन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। तो क्लियरली क्या है, क्या कि इससे यहाँ पे अलग है। तो एडीआर मैकेनिज्म को हम लोग लाते क्यों है अपने सिस्टम में, मतलब अपने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में, टू मेक फास्टर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अब यहाँ पे ध्यान में होगा आपको, तो यानी अपने पास जो नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड है, लास्ट ईयर इसके अराउंड भी डिस्कशन था ना, नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड क्या है, आपको रियल टाइम मॉनिटरिंग देता है ना, जो पेंडेंसी ऑफ केसेस है उसी की बात कर ली। अभी आपको द हिंदू में भी कुछ दिन पहले आर्टिकल्स आया हुआ था इसके रिगार्डिंग पेंडेंसी ऑफ केसेस में। सुप्रीम कोर्ट में नियरली जो है आपको नियरली 80,000 के आसपास पेंडेंसी ऑफ केसेस है। हाई कोर्ट में लैक्स में चल रहे हैं, करोड़ में चल रहे हैं आपको डिस्ट्रिक्ट और लोअर कोर्ट के लेवल पे। तो समझ पा रहे हैं कि पेंडेंसी ऑफ केसेस मतलब कि कितना टाइम लग जाएगा किसी भी केस के जजमेंट को आने में। तो उस वक्त क्या है, एक जो अपना वर्थफुल है वो दिखता है क्या, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। इवन देखिए जमीन के ही केसेस हैं, 20-20 साल से पड़े हुए, 25-25 साल से पड़े हुए। तो अगर उस वक्त ये जो एडीआर का मैकेनिज्म है ना, थ्रू द मीन्स ऑफ आर्बिट्रेशन, कॉन्सिलिएशन और लोक अदालत तो आता है, तो समझ गए ना एडीआर की यूटिलिटी। तो यहाँ पे सारी चीजों को रेफर करते हुए, यानी कि पेपर किस डायमेंशन में काम आने वाला, यानी कि एक लाइन में आपने अगर एग्जांपल्स को इंट्रोड्यूस किया तो सर्टेनली आपका मतलब आपकी कॉपी का अटेंशन ड्रॉ करेगा ना एग्जामिनर जो है, वो इंप्रेस होगा, और इंप्रेस होगा तो आपको 1 मार्क्स यूं ही दे देगा। आप जो है 20 क्वेश्चंस में 1-1 मार्क्स लेके आ रहे हैं, 20 मार्क्स ऐसे ही आपके आगे। तो वो चीजें पढ़ने से आएगी, पेपर आप थोड़ी पढ़ते रहेंगे चीजों को, पढ़ना है, सीखना है, फिर आंसर राइटिंग के समय में ये सीखना है हाउ टू इंटीग्रेट या हाउ टू यूज दैट नॉलेज, समझ गए ना। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होती है, बट उसको सीखना पड़ता है। आई ऑलवेज एडवोकेट दैट की आंसर राइटिंग इज एन आर्ट एंड प्रोसेस, है ना। तो आप एक दिन में तो नहीं सीख सकते, दैट रिक्वायर्स नंबर ऑफ डेज टू लर्न दिस आर्ट एंड प्रोसेस। कैसे करना होता है, एक दिन में सीखते हैं ना। मेरा स्पेशल एम्फेसिस होता है इसी बात को लेकर। तो यहाँ पे अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चंस, डिस्टिंक्शन करना है ना। अब देखिए डिस्टिंक्शन से पहले मैं एक चीज और बता दूं आपको, अपने यहाँ जो अपने सिस्टम में दोनों ही आपका अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म है, चाहे आर्बिट्रेशन की बात कर लेते हैं, लोक अदालत की बात कर लेते हैं, है ना। तो अपने यहाँ जो एडीआर मैकेनिज्म सिस्टम है, इसको जो इंट्रोड्यूस किया गया थ्रू द 2 मीन्स, है ना। एक है आपको आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996, है ना, जिसके थ्रू आपको ध्यान होगा 1993 में कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ जस्टिस, है ना, कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस that was chaired by PM और presided by Chief Justice of India and that took place in the year 1993। उसी के बाद ये 1996 में आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट यानी कि लीगल फ्रेमवर्क दे दिया गया ना, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस दे दिया गया आर्बिट्रेशन को भी, कॉन्सिलिएशन को भी, है ना। तो एक तो ये हो गया, इसके थ्रू क्या होता है, आर्बिट्रेटर्स अपॉइंटेड होते हैं, आर्बिट्रेशन ये आया ना आर्बिट्रेशन के लिए। और दूसरा मैकेनिज्म जो आया था वो था आपका लोक अदालत का, है ना। लोक अदालत में यानी एडीआर मैकेनिज्म में ये 2 चीजें प्रोमिनेंट है ना। तो आर्बिट्रेशन क्या स्टैट्यूटरी पोजीशन हेल्ड है इसको, यस इट इज, दिस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉ, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट 1996। और दूसरी बात हो जाती है लोक अदालत। आपने पढ़ा होगा, मैं भी आपको इसमें आपको अगर ध्यान होगा तो डीपीएसपी, वाइल डीपीएसपी का जब डिस्कशन कराता हूं मैं, तो मैंने आपको बोला था क्या कि एक न्यू ही आर्टिकल 39A वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना, टू इनकॉर्पोरेट द एसेंस ऑफ फ्री लीगल असिस्टेंस टू द पुअर, है ना। मतलब जो गरीब हैं उनको निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एक, चूंकि अपना वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन है, दैट्स वाई तो स्टेट को फंक्शंस करने पड़ेंगे ना। तो आर्टिकल 39A इंट्रोड्यूस होता है, एक न्यू ही आर्टिकल दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। और इस लॉज
मतलब इसको 42nd अमेंडमेंट से इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसके परसुएंस में एक लीगल फ्रेमवर्क बनाया जाता है, एक लॉ का पॉस्टुलेशन होता है। दिस वाज लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट, है ना, लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट 1987, अगर आपको ध्यान होगा तो, है ना। तो लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट जब बनाया गया तो उस वक्त ही मैंने बोला था इसके दो प्रोविजन हैं बेसिकली, यानी कि इसका काम क्या हो जाएगा, फ्री लीगल असिस्टेंस टू द पुअर प्रोवाइड करना, है ना, फ्री लीगल असिस्टेंस टू द पुअर प्रोवाइड करवाने के रिगार्डिंग दो चीजें, दो डेवलपमेंट होता है। एक होता है इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, यानी कि जो लीगल सर्विस मतलब फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाया जाएगा कौन से, किस किस इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो आपने देखा होगा नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जो भी थोड़ा ध्यान आ रहा होगा, नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटीज एक्ट, है ना, सॉरी नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी, क्योंकि लॉ तो यही है ना, इसी के थ्रू ये सारी बॉडी बनाई जा रही है। लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाएगा, फ्री लीगल सर्विस प्रोवाइड करवाएगा एट नेशनल लेवल, एट स्टेट लेवल और एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कि आपको ध्यान होगा जो नालसा नेशनल लीगल सर्विस ऑथोरिटी जो इस लॉ के थ्रू बनाई जाती है, तो इसके पैटर्न इन चीफ जो एग्जिस्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो पैटर्न इन चीफ हो जाते हैं, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हो जाते हैं सेकंड, जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट है ना। और वहीं पे स्टेट लेवल पे जो लीगल सर्विस ऑथोरिटी है उसके बारे में आपको अगर ध्यान होगा तो ये है क्या कि जो चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, है ना, इज हेड ऑफ दिस SLSA, और जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हो जाते हैं DLSA के। क्लियर है। तो एक ये तो डेवलपमेंट हो गया। दूसरा डेवलपमेंट हो गया था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत। तो ऐसा नहीं कि लोक अदालत कुछ न्यू है ना, ये ट्रेडिशनल कोर्ट, ट्रेडिशनल पार्ट है अपना। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ लोक अदालत डिपेंड ये करता है आपने पढ़ा या फिर आपको पढ़ाया गया या नहीं, है ना। तो लोक अदालत का यानी आपने देखा होगा कि यही चीजों पे आ जाइए वापस, एडीआर मैकेनिज्म को इंट्रोड्यूस करने के लिए, एडीआर मैकेनिज्म को अचीव करने के लिए अपने कंट्री के अंदर में दो एस्पेक्ट है। पहला एस्पेक्ट ये हो गया, है ना, और दूसरा एस्पेक्ट लोक अदालत। और लोक अदालत का भी ओरिजिनेशन कहां पे है, कौन से लॉ के थ्रू, लीगल सर्विस ऑथोरिटी एक्ट। तो आप तो पहले जो डिफरेंशिएशन की चीजें हैं, डिफरेंशिएशन वाली चीजें हैं, उसको आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि दोनों के अंदर में क्या, आर्बिट्रेशन में क्या होता है। जैसे आर्बिट्रेशन के अंदर में दो पार्टीज है ना, दो पार्टीज है फास्टर जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के लिए दो पार्टीज है, इफ दे वांट टू गेट एमिकेबल जस्टिस, है ना। अगर वो एमिकेबल जस्टिस का मतलब होता है कि इफ दे वांट टू सेटल द केस बेस्ड ऑन म्यूचुअल एग्री, आपसी सहमति के साथ अगर वो केस को सेटल करना चाहते हैं ना, तो दे ऑप्ट फॉर द आर्बिट्रेशन, है ना, कि हाँ एक आर्बिट्रेटर हो जो हम दोनों की मध्यस्थता करवाए। क्लियर। एक तो ये हो गया। दूसरा हो जाता है लोक अदालत के अंदर में। लोक अदालत कहां से इस लॉ के अंदर में एस्टेब्लिश किया गया ना, तो लोक अदालत में भी क्या होता है कि एमिकेबल जस्टिस सिस्टम है, दोनों पार्टी को केस सेटल करना है ना। तो लोक अदालत के अंदर में जो मतलब जो केसेस डिसाइड करते हैं आर्बिट्रेशन मतलब आर्बिट्रेटर ही करते हैं, है ना, और ये जजमेंट दे देते हैं। और आपको पहले ही बोला था क्या कि ये एडीआर के मैकेनिज्म में क्या होता है कि सिविल सर्विस मतलब सॉरी एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं, पब्लिक सर्विस में एक्सपीरियंस इनका हो सकता है, चाहे आर्बिट्रेटर की बात हो, कॉन्सिलेशन की बात हो या कॉन्सिलेटर की बात हो या फिर लोक अदालत की बात हो। समझ के बाद तो वही लोक मतलब जो आर्बिट्रेशन के लिए है ना, तो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो पैनल कंस्टिट्यूट की जाती है तो उसको ट्रिब्यूनल्स बोल रहे हैं, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल। क्लियर है। तो दोनों में डिफरेंसेस भी, अब लोक अदालत में आपने क्या देखा कि एमिकेबल जस्टिस सिस्टम के लिए होता है ना, तो दोनों ही चीजें एमिकेबल जस्टिस सिस्टम के लिए होता है, सिविल केसेस के लिए होता है, क्या क्रिमिनल केसेस के लिए भी होता है, जो कि क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, वेदर दे एंटरटेन सिविल एज वेल एज क्रिमिनल केसेस। तो सिविल केसेस के अंदर में तो बतला सकते हैं ना कि हाँ सिविल केसेस के लिए, क्योंकि दिस फॉलो द और ये दोनों ही क्या सिस्टम को फॉलो करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, है ना। तो यहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो क्रिमिनल केसेस में ऐसे केसेस जो कंपाउंडेबल ऑफेंस वाले होंगे, कंपाउंडेबल ऑफेंस समझते होंगे, तो कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस का मतलब ये होता है कि दोज क्रिमिनल ऑफेंस वेयर वन पार्टी इज एग्री, है ना, बोथ द पार्टी आर एग्री टू सेटल और टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट, है ना, वेयर वन पार्टी इज रेडी टू गेट मॉनेटरी कंपनसेशन इन लिeu ऑफ जो उनको थ्रेट हुआ है, डैमेज हुआ है। समझ गए बात। यानी कि जो उनका डैमेज हुआ है उस डैमेज में वो पार्टी जिसको डैमेज हुआ है वो पार्टी रेडी है कि ठीक है आपने मेरा सर फोड़ा, आप मुझे 10,000 रुपए दे दो, 20,000 रुपए दे दो और मैं केस को सेटल कर लूंगा, यही लोक अदालत के ही थ्रू। समझ गए। तो ये हो जाएगा जहां पे क्या कि मतलब इन लिeu ऑफ मॉनेटरी कंपनसेशन दे वांट्स टू सेटल द केस। तो यही कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंस का डेफिनेशन है। क्लियर है। तो यानी कि क्या हो जाएगा, यस
सिविल केसेस भी करते हैं और क्रिमिनल केसेस नहीं करके कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस में। जैसे कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस में क्या क्या ले सकते हैं आप, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ले लीजिए, है ना, उसके बाद जो है आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वाला सारी चीजें ले लीजिए, तो ये सब उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। समझ गए? तो क्वेश्चंस भी आसान है, आपको लिखना क्या है वो चीज 150 वर्ड्स में ही तो इतना लिखेंगे आप। इसका कंक्लूजन में क्या हो जाएगा, कंक्लूजन में आप ये बतलाइए कि नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के जो डाटा है, रियल टाइम मॉनिटरिंग है, अगर उसमें से कुछ डाटा याद है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप पेंडेंसी ऑफ केसेस पेपर में भी पढ़ा होगा आपने, वहां से कुछ मतलब नॉट एग्जैक्टली आप नियर अबाउट तो लिख सकते हैं ना कि नियर अबाउट 5 लाख केसेस या 5.5 लाख केसेस, ऐसे करके नियर अबाउट में ले लीजिए। दिस इज नीड ऑफ द आवर टू स्ट्रेंथन एडीआर मैकेनिज्म। आप यही बताइए कि एडीआर मैकेनिज्म को आप किस तरीके से बढ़ा सकते हैं ना, जैसे कि कैसे अच्छा कर सकते हैं ना। जैसे आप उसको वहां पे देखिएगा पेपर में जब आया था तो एजिंग केसेस है ना, एजिंग केसेस का भी जिक्र करिए कि एडीआर की जरूरत क्यों है ना। एजिंग केसेस मतलब कि या फिर आप फास्टर जस्टिस डिलीवरी के लिए आप इस बात को करिए कि फास्टर जस्टिस डिलीवरी कैसे किया जा सकता है ना। तो उसी में आपका वन ऑफ द बेस्ट थिंग क्या हो जाएगा कि आप एडीआर मैकेनिज्म को प्रमोट करिए। अभी आप में से कितने लोग हैं जो कि ये जानते होंगे कि हाँ ठीक है, लॉयर हैं, दे आर गेटिंग मतलब बी एलएलबी करियर को ऑप्ट कर रहे हैं आर्बिट्रेटर के तौर पे या नेगोशिएटर के तौर पे। देख रहे होंगे आप कि वी हैव एनफ लॉस, है ना, लेकिन आप कितने को जान रहे हैं क्या कि आर्बिट्रेटर के तौर पे करियर को ऑप्ट करते हैं? यंग प्रोफेशनल्स नहीं कर रहे हैं। इसमें आप ही नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने भी इसको सबऑर्डिनेशन रोल पे रखा हुआ है। अगर गवर्नमेंट इस मैकेनिज्म को स्ट्रेंथन करे, मान लीजिए अगर ये एरिया है और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है एक फुल फ्लेजेड वे में आर्बिट्रेशन के लिए एक ऑफिस खोले, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन के लिए ऑफिस खोले, गवर्नमेंट का अपॉइंटमेंट हो खुद का, इस एरिया के लोगों के जो डिस्प्यूट है उनका जस्टिस मिल जाए, है ना, तो लोग क्यों कोर्ट की तरफ मूव करेंगे? कोर्ट जो है बाकी जो उनका काम बचता है, जो एक्चुअल के जुरिस्डिक्शन आते हैं कोर्ट के पास, तो वो चीजों के लिए कोर्ट रह जाएंगे। समझ गए? तो इसमें अपनी जुडिशियल सिस्टम का इफेक्टिवनेस होगा, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस कर दिया। देखिए तीसरा क्वेश्चन कितना सुपर्ब टाइप पूछा है। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड, ये ही था क्वेश्चन आपको पेपर में भी आर्टिकल में आया हुआ था। द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री सुपरमेसी। इलुसिडेट आपको पता होना चाहिए कि इलुसिडेट का मतलब क्या होता है। इट मीन्स कि सिंपली आपको जो प्रोविजंस हैं उसको इलुस्ट्रेटिव बनाने हैं ना, बाय सपोर्टिंग व्यूज, है ना। आपको ये बतलाना पड़ेगा कि हाँ चीजें उसमें क्या डालनी है, कैसे वो, यानी कि दैट योर आंसर मस्ट हैव अपीलिंग कैरेक्टर, है ना, कि हाँ वो को आंसर ही आपका अपील कर रहा है, वो खुद ही बोलने को तैयार है कि अच्छा इसलिए ऐसा हुआ। समझ के बाद तो यहाँ मतलब आपको इलुस्ट्रेटिव बनाना पड़ेगा, आपको वो सर्कमस्टांसेस क्लियरली आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, है ना। तो ये है चीजें, यानी कि डिस्क्रिप्शन तो है, डिस्क्रिप्शन होगा बट माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन आप ले सकते हैं। समझ गए? तो चीजें अलग अलग हो जाती हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, एनालिसिस क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस जिसको क्या आप एग्जामिन बोल रहे हैं, क्रिटिकली एग्जामिन क्या है, वहां पे आपको नेसेसरली प्रोस एंड कॉन्स देखने पड़ जाएंगे, इश्यूज इन्वॉल्व वगैरह जो चीजें वो देखना पड़ जाएगा। वेदर दैट क्वेश्चन रिक्वायर्स ए पर्टिकुलर कंक्लूजन दैट कि वहां पे एंड होना चाहिए, या दैट एडवोकेट्स फॉर द वे फॉरवर्ड, है ना। वही चीज मैंने बोला था कि क्वेश्चंस के नेचर को समझ के आपको कंक्लूड करना पड़ेगा कि कैसा किया है। तो इसमें देख लीजिए, यानी कि द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ द पार्लियामेंट्री से सुपरमेसी इलुसिडेट। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि अपने जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑल्दो वी हैव टेकन इट फ्रॉम द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम, है ना, जिसको कि आप क्या बोलते हैं ना, वेस्टमिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, है ना। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बोल रहे हैं आप, कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हैं। तो यहां से अभी आपको थोड़ा सा व्यू मिल सकता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोल रहे हैं ना, किस एस्पेक्ट से वी हैव द प्रोविजन, मतलब जो फीचर्स हैं दैट एंड दिस फीचर्स एडवोकेट्स कि क्या क्या फीचर्स में इंक्लूड हो जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जब ये डिस्कशन होता है तो मैं ये बोलता हूं कि व्हाट आर द एविडेंस फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम इन आवर कंट्री। तो दो चीजें हैं ना, कंबाइंडली आर्टिकल 74 एंड 75 का परसुएंस, यानी आर्टिकल 74 एडवोकेट्स फॉर या प्रेस्क्राइब्स फॉर द कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, है ना। यानी कि क्या है वहां पे, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड रिवाइज द प्रेसिडेंट, यही चीज है। और वहीं पे आर्टिकल 75 क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर collectively responsible to the parliament in general and लोकसभा in particular, यही चीज को आप जानते हैं, यानी कि जो उनके टीम की तरह से एक्ट करने का
एक नॉर्म्स मिलता है, यही वो आर्टिकल 75 है। और अगर यही क्वेश्चंस पीटी के रिगार्डिंग भी पूछ लिया जाता है, व्हाट इज एसेंस ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, as we know that कि essence includes कि what is one best answer to explain this question or to answer this question, तो क्या हो जाएगा कलेक्टिव सुपरमेसी। तो यहां पे देखिएगा कि गवर्नमेंट के नेचर को सबसे पहले अभी आप रिसेंट चीजों को देखिए। पार्लियामेंट में आपने देखा ना, और इधर एक तो ये हो गया गवर्नमेंट मॉडल। पार्लियामेंट्री फॉर्म में आपने क्या देखा कि आर्टिकल 79 प्रेस्क्राइब्स फॉर, आर्टिकल 79 के अंदर में है ना पार्लियामेंट का कंपोजिशन कि प्रेसिडेंट है ना, राज्यसभा एंड लोकसभा दो हाउस के तौर पे है ना। तो ये अपना पार्लियामेंट्री सिस्टम है। तो अब देखिए कोई भी चीजें पार्लियामेंट यानी कि लेजिस्लेशन, और पार्लियामेंट का क्या जान रहे हैं आप, पार्लियामेंट की चीजों के तौर पे क्या क्या, पार्लियामेंट को समझने के लिए या पार्लियामेंट का कंसेप्ट जब आप पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, तो मतलब जो चीजें एसोसिएटेड है या वैल्यूज एसोसिएटेड है, पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट के अंदर में ही कोई लेजिस्लेशन हो रहा है ना। वहीं पे आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस वगैरह क्या है ना। ऑर्डिनेंस समझ पा रहे हैं ना क्या, कि दैट प्रोवाइड्स कि प्रेसिडेंट बीइंग इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और जब अपने पार्लियामेंट के कोई हाउस या दोनों हाउस सेशन में ना हो तो एट दैट टाइम प्रेसिडेंट अज्यूम्स लॉ मेकिंग ऑथोरिटी, उसी को आप क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि वो टेम्पोररी लॉ मेकिंग ऑथोरिटी जो प्रेसिडेंट के पास है उसी को आपने ये बोल दिया। तो ये क्वेश्चंस आपको क्या बतलाता है, चीजों पे पकड़, पेपर पे पकड़ है ना, करंट अफेयर्स पे पकड़ है ना। ऐसा मत पढ़िए क्या कि चीजें पढ़ लिए समझ में ही नहीं आया, क्वेश्चन पूछ भी लिया किधर का क्या हुआ, कुछ भी समझ में आया ही नहीं कि मुझे लिखना क्या था। और जहां पे चीजें रेस्ट्रिक्ट होने लगेंगी ना, एंड दैट विल बी कंप्राइज्ड इन द फॉर्म ऑफ योर डिडक्शन ऑफ मार्क्स। डिडक्शन ऑफ मार्क्स मींस क्या कि ऑल्दो यू वर एबल टू अचीव गुड मार्क्स, बट अपने एटीट्यूड की वजह से अब आप लेसर मार्क्स अचीव कर पा रहे हैं। क्लियर है ना। तो पढ़िए तो अच्छे से पढ़िए, अदरवाइज कुछ और काम कर लीजिए उस समय में। ठीक है, तो क्वेश्चंस में है द ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम हैज प्रैक्टिकली रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन। तो ग्रोथ ऑफ कैबिनेट सिस्टम का क्या मतलब हो जाएगा कि पार्लियामेंट के फंक्शंस और गवर्नमेंट के द्वारा जो फंक्शंस किए जा रहे हैं, यानी लेजिस्लेशन मतलब गवर्नमेंट के द्वारा जो लेजिस्लेशन डिसाइड किया जा रहा है। अभी भी देखेंगे ना कि अब मैं रिसेंट एग्जांपल की बात करता हूं, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी क्यों इतने ज्यादा जोर पे, क्यों ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है मूड में है क्या कि लॉ बन ही जाएगा, है ना। तो क्या अपने यहाँ अपोजिशन का रिकॉग्निशन नहीं है? अपोजिशन का रिकॉग्निशन है ऑल्दो भी है, बट आप जस्ट इमेजिन करिए कि जो 2014 में इलेक्शन मतलब 16th लोकसभा कंस्टिट्यूट हुई, 17th लोकसभा कंस्टिट्यूट हुई, अभी जाके 18th लोकसभा कंस्टिट्यूशन जब होता है तो मतलब अपोजिशन लीडर के तौर पे रिकॉग्नाइज होता है। आपको ध्यान होगा ना कि अपोजिशन लीडर जो हैं, और मैं थोड़ा सा इसमें बतला देता हूं कि दैट was introduced in 1969 है ना, and it got statutory status in the year 1977। ये चीजें ध्यान में होंगी आपको। तो अपोजिशन पार्टी का रिकॉग्नाइज होता है स्पेसिफिकली जब ये डायमेंशन है हमारे पास कि 1967 को हम लोग क्या रेफर करते हैं 19। अच्छा, एक चीज और जो अपना पहला क्वेश्चन है कि वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के, तो उसमें एक चीज और ऐड करिएगा कि ऐसा नहीं है कि वन नेशन वन इलेक्शन का कांसेप्ट पहली बार है, मतलब हम एडवोकेसी जब कर रहे हैं वो वाले पॉइंट्स में, तो 1967 का वहां भी रेफरेंस होता है इन द सेंस कि 1967 इज द बेंचमार्क ईयर फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, डेवलपमेंट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इन द कंट्री, इन द सेंस कि इसके पहले और इसके बाद है ना, प्री 1967 पोस्ट 1967 क्या है वो चीज। तो 1967 के पहले ना डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी कल्चर इन द कंट्री, और 1967 के बाद क्या हो जाता है, इमरजेंस ऑफ रीजनल पार्टीज इन द कंट्री। तो क्या होगा, एक उसके पहले पॉलिटिकल होमोजेनिटी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज, 1967 के पहले क्या होगी, राजनीतिक जो विचार है वो समानताएं होंगी ना। किसी को क्या दिक्कत हो जाएगी कि हाँ चले एमपी में वही गवर्नमेंट है, सेंट्रल में वही गवर्नमेंट है, उड़ीसा में वही गवर्नमेंट, समझ पा रहे हैं। तो कोई पॉलिटिकल हेटेरोजेनिटी के भाव मिलेंगे ही नहीं, एंड दिस वाज रियजेंट आफ्टर द ट्रेंड्स ऑफ 1967 के बाद इमरजेंस ऑफ मल्टी पार्टी कल्चर इन द कंट्री, यानी कि हेटेरोजेनिटी ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज होने शुरू हो जाते हैं, यानी डेमोक्रेसी अपनी स्ट्रेंथन होने लगती है। समझ गए बात को। जहां पीपल के पास चॉइसेस होंगे ना, ऐसे सारे नॉर्म्स जहां पीपल के पास चॉइसेस अवेलेबल होने लगते हैं, वहां पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियस है कि ये नॉर्म्स डेमोक्रेसी को इनहेंस करने वाले, सस्टेन करने वाले, दैट्स व्हाई। तो उस वक्त यानी कि 1967 के पहले के वहां भी समझिएगा कंसेप्ट वाइज। तो ये वाले क्वेश्चंस को मैंने ये वाले एस्पेक्ट को मैंने बोला कि उस वक्त भी रिलेट कर लीजिएगा कि 1951 से जो इलेक्शन पहला जनरल इलेक्शन 1951-52 में ही हो रहा है ना, और 67 तक साइमल्टेनियस इलेक्शन ही होते थे, और बाद में यही नॉर्म्स टूटा आपका, जैसे
कंप्लीशन ऑफ टर्म, मतलब सेंटर स्टेट अलग अलग, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस वगैरह, मतलब उसकी नेसेसिटी को बतलाइएगा। चीजें तभी मिस हो गई थी तो इसलिए मैंने बोला कि उसको ऐड ऑन कर लीजिए। लेकिन इस क्वेश्चंस पे रहिए। यहाँ पे क्या होगा कि जब लेजिस्लेशन डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, लेजिस्लेशन डिसाइडेड, जब ऑर्डिनेंस फॉर्म में वो चीजें आने लगेंगी, है ना, तो अभी भी आपने देखा होगा कि फार्मर्स बिल जब आया था और आफ्टर ह्यूज प्रोटेस्ट उसको विड्रॉ कर लिया गया। यानी कि ऑर्डिनेंस का फ्रीक्वेंट यूज क्या होगा, क्या वो पार्लियामेंट्री एसेंस को बढ़ाता है या घटाता है, सब्जुगेट करता है ना, यानी कि कैबिनेट सिस्टम को वो प्रमोट कर रहा है ना, कि प्रेसिडेंट भी तो एक्ट मतलब एडवाइस पे ही वर्क कर रहे हैं, ध्यान होगा आपको। तो अब उसके बाद क्या है कि मान लीजिए अपोजिशन पार्टी का ना होना या अपोजिशन पार्टी का वीक होना, ये भी तो एक फॉर्म है ना। जैसे आपने देखा होगा कि जैसे कभी अपने यहाँ आपने पेपर में भी देखा होगा कि ऑल पार्टीज मीटिंग वगैरह क्या है, डेमोक्रेसी के नॉर्म्स, पार्लियामेंट्री नॉर्म्स को स्ट्रेंथन करने के लिए। लेकिन अगर ओवरऑल गवर्नमेंट ही डिसाइड करने लगेगा, जैसे कि इसी केस में वन इलेक्शन के बारे में बात करें, तो अपोजिशन ने कभी भी इसको क्लियर नहीं किया है। अपोजिशन हमेशा इसके लिए जो वर्ड्स हैं अनडेमोक्रेटिक, एंटी फेडरल वगैरह के वर्ड यूज करते हैं, अपोज कर रहे हैं, वन प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी नहीं बतला रहे, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन बतला रहे हैं, क्योंकि वो फेडरल कैरेक्टर को इंपैक्ट करने वाला एडवर्स कंडीशन में, समझ गए। तो ये जो लॉज है, क्या हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट का ही कंप्लीटली विशिंग है या कंप्लीटली गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है इसको? वहां पे जो कॉन्फिडेंस ऑफ ऑल पार्टीज वो अचीव नहीं किया गया, समझ पा रहे हैं? यानी कि ऑल पार्टीज कहां पे मीट कर रहे हैं, पार्लियामेंट के अंदर में है ना। तो पार्लियामेंट्री एक जो लॉ है, यानी गवर्नमेंट मेजोरिटी में है, वो तो कर लिया तो वो तो समझ में आ ही जाएगी, स्ट्रेंथन है। दूसरी बात यह है क्या कि राज्यसभा है वहां पे, बट राज्यसभा में भी अगर रूलिंग पार्टी के ही ज्यादा लोग रहेंगे तो क्या हो जाएगा, मतलब देयर विल बी पीस while passing of a bill, समझ पा रहे हैं? तो इसीलिए हमको वो सर्कमस्टांसेस बतलाने हैं। बट क्वेश्चंस आपको क्या है कि क्या आप एग्री करेंगे लास्ट में क्या कि हाँ ऐसा है। आप हमेशा एक मतलब जो पार्लियामेंट्री फंक्शंस है, पार्लियामेंट का जो रोल है, उसके स्ट्रेंथन मैकेनिज्म की एडवोकेसी करिए। कैसे होगा वो आप सजेस्ट करिए, बट जो डेरोगेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन है ऐसे टर्म्स, मतलब आपको वो ओकेजन आइडेंटिफाई करने कि कहां कहां पे ये चीजें हो जाएंगी। जैसे कि मान लीजिए आप वन नेशन वन इलेक्शन के रिगार्डिंग बोल सकते हैं क्या, अगेंस्ट द विशेज ऑफ अपोजिशन पार्टी, है ना। आप उसमें ये चीज पॉइंट्स ले लीजिए, ये जो बिल है ये इंट्रोड्यूस मतलब कैबिनेट का अप्रूवल हो गया है, ऐसे सारी चीजों पे। उसके बाद एब्सेंस ऑफ अपोजिशन इन 16th एंड 17th लोकसभा, आप ये बोल सकते हैं ना कि कहां मतलब कहां पे पार्लियामेंट जो है वो सबऑर्डिनेशन फील कर रहा है, अंडर द मतलब मार्जिनलाइज्ड फील कर पा रहा है। क्वेश्चंस के एसेंस को समझेंगे ना आप, इजीली आंसर कर लेंगे, ठीक है। यानी ऑर्डिनेंस में अगर देखिएगा एक चीज और, मतलब इसमें एक और एस्पेक्ट है। अगर आपने देखा होगा कि वी हैव सेवरल पार्लियामेंट्री कमिटीज, पढ़े हैं ना पार्लियामेंट्री कमेटी में कि दो टाइप के होते हैं, एडहॉक और परमानेंट यानी स्टैंडिंग कमेटी। तो अगर बिल पार्लियामेंट्री कमेटी के पास कम जा रहा है एंड मतलब पेपर के ही अकॉर्डिंग अगर बोले तो इफ वी ट्रस्ट ऑन द रिपोर्ट्स, है ना, तो उसमें ये बोला गया कि बिफोर 2014 एंड आफ्टर 2014 पहले क्या होता था, जो पार्लियामेंट्री कमेटी मतलब नंबर ऑफ बिल्स जो मैक्सिमम टाइम पार्लियामेंट्री कमेटी उसको एग्जामिन करती थी, है ना। अब क्या है, पार्लियामेंट्री कमेटी के पास बहुत कम टाइम रहता है एग्जामिन करने को। यानी कि क्या प्रोविजंस का डिटेल्ड एग्जामिनेशन हो पाएगा, जब आपको पता है कि जैसे अपने पास 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटी है फॉर द इन डेप्थ और डिटेल एग्जामिनेशन ऑफ द प्रोविजंस। और अगर नहीं हो पाएगा तो क्या पार्लियामेंट्री प्रोविजंस एप्लीकेबल हुआ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर एफिशिएंट हुआ? नहीं ना। एक तो ये बात, जब पार्लियामेंट के अंदर में डिस्कशन के प्रोविजंस कम मिलेंगे या डिस्कशन नहीं होगा या इरेशनल चीजों पे होगा, तो क्या बोलेंगे कि पार्लियामेंट्री मैकेनिज्म स्ट्रेंथन हो रहा है? नहीं हो रहा है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि गवर्नमेंट के विशेष, गवर्नमेंट जो चाह रही है वही चीज हो जा रहा है। गवर्नमेंट जो चाह रही है लॉज बना देना, गवर्नमेंट जो चाह रही है पॉलिसी इनिशिएट करना, पॉलिसी ले पा रही है। क्यों हो रहा है ऐसी सारी चीजें? तो वो मैकेनिज्म आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पे कि गवर्नमेंट के विशेष फुलफिल हो रहे हैं और पार्लियामेंट के नॉर्म्स सब्जुगेशन में आ रहे हैं। यानी कि डिस्कशन कम हो रहा है ना, कोई भी चीजों पे डिस्कशन का टाइम कम है ना। वोटिंग करा ली जाती है क्योंकि गवर्नमेंट मेजोरिटी में है दोनों हाउस में, तो मतलब जो मेंबर जो पार्टी है मेजोरिटी में है ना, मतलब गवर्निंग पार्टी, तो दोनों ही हाउस में नंबर है उनका, तो दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू पास से बिल। ये चीज है ना, ऑर्डिनेंस का ज्यादा यूज करना, फ्रीक्वेंट यूज करना, ठीक है। अपोजिशन को वैल्यू नहीं करना, अपोजिशन की बातों को नहीं सुनना, है ना, हेल्दी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट जाना। तो ये सारी चीजें, ऐसा नहीं क्या कि आप ब्लेम करेंगे कि करंट गवर्नमेंट करती है ऐसा, बट आप नॉर्म्स आइडेंटिफाई करिए, है ना।
नॉर्म्स आइडेंटिफाई करिए कि ऐसा कहाँ कहाँ पे ये चीजें देखने को मिलती हैं। बट आप जो कंक्लूजन वाला एस्पेक्ट होगा हमेशा क्या एडवोकेसी कर देंगे, एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम, एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ मतलब पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर में फिर अपना पास जो कैबिनेट सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट बोला गया है ना, तो क्यों बोला गया आप उस चीज के भी, तो इन नटशेल में हमको एक ये देखना पड़ेगा कि हाँ इंटीग्रल पार्ट ही है, चाहे कैबिनेट सिस्टम की बात कर ले या फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर ले, और वो ट्रू एस्पेक्ट है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को कैबिनेट सिस्टम ऑफ कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहना। समझ पा रहे हैं? तो ओकेजन्स को आइडेंटिफाई करने होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, या फिर आज हम लोग 3 क्वेश्चंस ही रखते हैं, बाकी धीरे धीरे क्वेश्चंस, मतलब यूपीएससी के क्वेश्चंस है। आपको देखिए चीजों को कैसे टैकल करना होता है ना, आप ये देखिए क्या सिर्फ आप पढ़ के कर पाएंगे, है ना, और पढ़ते भी तो क्या ये सारी चीजें पढ़ते हैं आप, कोई पढ़ा ही नहीं पाएगा आपको। हाँ अगर बहुत ज्यादा कॉम्पिटेंसी लेवल है तो आपको वो एक डायरेक्शन मिल जाएगा, आपके लिए टॉर्च बियरर का काम कर सकता है कि चीजें पढ़िए व्हाइल यू स्टडी, चाहे आप ट्रिब्यूनल्स के अंदर में पढ़ लेंगे अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म में, है ना, या फिर आर्टिकल 39 एक ही समय पढ़ते होंगे क्या कि हाँ ये सारी चीजें, जब आपके पास कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा तभी तो आप लिख पाएंगे। कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, चीजों को समझेंगे, कोई भी सब्जेक्ट है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, कोई भी चीज है जो कि ज्यादा डायनेमिक है, चीजें एड ऑन की जाती है, अगर आप पढ़ेंगे समझेंगे ना तो पेपर में जो आ रहा है ना तब रिलेट करना भी सीख पाएंगे। तो वो आपको कला डेवलप करनी पड़ेगी खुद, और जहां पे जब तक नहीं डेवलप होगा ना आप अच्छा आंसर, बढ़िया आंसर लिख ही नहीं सकते। बढ़िया आंसर की इसलिए आपको जरूरत है, अच्छे आंसर की आपको इसलिए जरूरत है, यही वो एक चीज है, यही वो एक फैक्ट है जो कि आपके सक्सेस के लिए रास्ता खोलेगा, है ना। अदरवाइज आप थोड़ी दिक्कत में आ जाएंगे, इन द सेंस कि नहीं है वो चीजें, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस में है ही नहीं कि बिना आंसर राइटिंग किए आप जो है अच्छा मार्क्स ले पाएंगे। तो करे लगेगा आपको कि हाँ हो जाएगा, आता है मुझे, है ना, लेकिन चीजों को देख पा रहे हैं ना कि सारी चीजें दैट रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर वट एवर यू हैव स्टडीड, पहले 2 साल पहले, 1 साल पहले, आज पढ़ रहे हैं, सारी चीजों को एक साथ एकोमोडेट करना, 2 साल पहले का करंट अफेयर्स, आज का करंट अफेयर्स, सारी चीजें, है ना। तो आज आप जब नोट्स बनाएंगे या पढ़ेंगे तो विजन यहां तक अपलिफ्ट होना चाहिए ना। तो यानी कि जब सिविल सर्विस की तैयारी करवाते हैं ना तो 2-3 चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। आप जो पढ़ रहे हैं क्या वो एनफ है यूपीएससी के जो क्वेश्चंस हैं उसको टैकल करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो आप जब भी पढ़ रहे हो जस्ट गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, हमेशा चाहे पीटी की बात हो या मेंस की बात हो, पढ़े टॉपिक क्वेश्चंस बनाइए जाकर के, क्या कवर हो रहा है, समझ गए ना बात। तो क्या आपको अप्रोच आप पा रहे हो ऐसा कि हाँ क्वेश्चंस बन जाए। लेट्स से कि कुछ चीजें हैं जो कि टिपिकली करंट अफेयर्स उसी साल का है, 5 साल पहले का है, 10 साल पहले का है, लेकिन अप्रोच आपको दी जा रही है क्या कि वैसा क्वेश्चंस अगर इन फ्यूचर पूछ ले रिलेट करके तो बना सकते हैं आप। समझ पा रहे हैं क्यों मैं बोल रहा हूं कि अपने आप को तैयार करिए एनालाइज करने के लिए, अपने आप को तैयार करिए एग्जामिन करने के लिए। जो टैलेंट है सिर्फ कॉपी तक मत रखिए ना, उसको अपने एटीट्यूड में लेके आइए ना कि आप कितना तैयार है उस चीज को, है ना, आपने क्या समझा, है ना। कोई भी चीज जैसे फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए तो क्या कर एग्जामिन कर पाएंगे उसको, आप एनालाइज कर पाएंगे, डिस्क्राइब कर पाएंगे, समझ गए। तो चीजों को पढ़िए, और पेपर अगर छोड़ के कर रहे हैं ना तो मतलब ये प्रॉफिट वाली चीज नहीं होगी, लॉस हो जाएगा, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो इसीलिए चीजें आसान होंगी, है ना। यूपीएससी का मेंस या कोई भी सिविल सर्विस का मेंस आसान होगा, बेसिकली आप उसको कितना आसान बनाते हैं। 2-3 चीजें फिर से बोल रहा हूं, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करिए, सप्ताह में एटलीस्ट 4 से 5 आंसर करिए, इसीलिए क्योंकि ये करने से आपको इतनी पकड़ मजबूत हो जाएगी, क्वेश्चंस को देखते ही क्वेश्चंस के डिमांड क्या है, पहली बार जब क्वेश्चंस बनाते हैं जो मैंने बोला प्रिंसिपल्स उसी के साथ बनाइए, और तभी देखिए सिविल सर्विस की तैयारी करने का मजा एक्चुअली में क्या होता है ना, कि हर दिन आपकी खुद इनर सोल बोलेगी क्या कि पढ़ते रहो सिलेक्शन हो जाएगा तुम्हारा। समझ गए बात। तो गुड विशेष है आपको, तैयारी करिए, होपफुली ये वीडियो पसंद आया हुआ होगा आपको, है ना। अगर पसंद आ जाए तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स भी करिएगा कि कुछ क्या कमी थी या फिर और भी चीजें क्या सुधार की जा सकती है, और अगर अच्छा लगे तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।